आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अब हमको इसका रिवीजन करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने क्या पढ़ा था, इसको अगर हम तोड़ें तो ये इलेक्ट्रॉन आया, ये स्टैटिक्स। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट। मतलब चार्ज किस चीज में है, रेस्ट में है। तो फिजिक्स का वह ब्रांच जो इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ डील करता है, मगर वो किस चीज में होना चाहिए, रेस्ट में, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। मतलब फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें आप चार्ज के बारे में पढ़ो और चार्ज रेस्ट में हो, उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलोगे। इसमें हम पढ़ते क्या हैं, इन दिस वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एटसेट्रा। इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्लक्स है, पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है। ये चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं। कब, जब चार्ज रेस्ट में हो। तो चार्ज अगर रेस्ट में है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो आप पढ़ रहे हो, वो सब किस ब्रांच में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ब्रांच में आता है। अब हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो चार्ज होता क्या है वो जानना होता है। जैसे मास होता है वैसे चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज मास की तरह एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्क्राइब करती है। बेसिकली चार्ज है क्या, अगर मेरे पास चार्ज है तभी तो हम दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गई, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी जिसके कारण वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा। हमने क्या पढ़ा है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो गया, करंट इनटू टाइम। अगर टाइम 1 सेकेंड हो जाए तो चार्ज किसके बराबर, इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। एक सेकेंड में जितना चार्ज है वही करंट है। तो एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक चार्ज के। कब, जब टाइम 1 सेकेंड यूनिट हो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। तो अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहें तो करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड, यहाँ क्या हो गया इसका यूनिट, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, कूलम। इसको सी से डिनोट करते हैं। कूलम को किस चीज से डिनोट करते हैं, सी से। अगर हम डायमेंशन देखें तो करंट का डायमेंशन ए, टाइम का डायमेंशन टी, तो एटी आ गया। ये इस बार बिहार बोर्ड में आपने पूछा हुआ क्वेश्चन। अब चार्ज के और छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। 1 मिली कूलम 10 टू दी पावर -3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10 टू दी पावर -6 कूलम, 1 नैनो कूलम 10 टू दी पावर -9 कूलम, 1 पिको कूलम 10 टू दी पावर -12 कूलम। ये सारी 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 टू दी पावर -6, ये भी माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6। तो -6 और -6 कितना हो गया, -12, 10 टू दी पावर -12 कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में। तो चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम होता है। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, ईएसयू को, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्टैट कूलम या लिखा मिलेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आपको लिखा हुआ मिलेगा। 1 कूलम किसके बराबर होगा, यहाँ पे 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टैट कूलम के। मतलब एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट में यहाँ रिलेशन लिखा हुआ है जो आपको एग्जाम में पूछ चुका है। तो 1 कूलम किसके इक्वल, 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टैट कूलम के इक्वल। 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब 1 ईएसयू, ये अगर इधर चला जाए तो 1/3 इंटू 10 टू दी पावर 9 कूलम। 1 ESU किसके बराबर, 1/3 इंटू 10 टू दी पावर 9 कूलम। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक प्रोटॉन किसके बराबर, प्लस ई के, एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, माइनस ई।
मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज बराबर है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोथ हैव इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन शोज ओनली नेचर ऑफ चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर इक्वल चार्ज है। पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है? प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर कितने चार्ज होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। व्हाट इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इन ESU? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? तो एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? इतना कूलम। अभी एक कूलम किसके बराबर होता है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 ESU। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 ESU। तो एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज होता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप एटम के बारे में, एटम में क्या होता है? एटम में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज है। तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। एटम इज न्यूट्रल, इसी के कारण एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है? अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, रिमूवल हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो पहले तो दोनों बराबर था। अब अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज्यादा हो गया। तो पॉजिटिव अगर ज्यादा है नेगेटिव कम है तो ऑब्वियस है कि एटम कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन के जाने से बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिवली चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के जाने और आने से बॉडी चार्ज हो जाता है। आता है तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जाता है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ट्रांसफर के क्या मेथड हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट पॉसिबल। प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। आप पूछेंगे सर क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। इसलिए प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। अगर प्रोटॉन को निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा। अगर न्यूक्लियस तोड़ेंगे तो एटम ही खत्म हो जाएगा। बाय रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, अगर हम दो चीजों को रगड़ें तो क्या होगा? एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। एक जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। तो पहला मेथड है ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का। अगर हम दो चीजों को रगड़ते हैं तो एक बॉडी जितनी पॉजिटिवली चार्ज होती है उतनी ही दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। In this, both objects become charged in equal magnitude but opposite in nature. इसमें एक जितना पॉजिटिव चार्ज हुआ उतना ही दूसरा नेगेटिव चार्ज हुआ। जिस पर इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिव चार्ज हो गया और जिस पर से गया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। बाय कनेक्टिंग चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, ये दूसरा मेथड है। अगर हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट करते हैं तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाता है। जैसे आप बिजली के तार को छुए तो आप भी चार्ज हो जाइएगा। अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल है और एक पर चार्ज नहीं है तो दोनों पर बराबर चार्ज हो जाएगा। तो इस पर क्यू चार्ज था, इस पर चार्ज नहीं था, दोनों को हमने टच किया तो क्या हो जाएगा? इस पर भी Q/2, इस पर भी Q/2। अगर Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, दोनों आइडेंटिकल हैं,
तो दोनों या इस दोनों पर चार्ज है, तो दोनों पर बराबर चार्ज होने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस पर Q1 चार्ज, इस पर Q2 चार्ज बाई 2, इस पर Q1 चार्ज, इस पर Q2 चार्ज बाई 2, तो इस पर Q1 प्लस Q2 चार्ज हो जाएगा, इस पर भी Q1 प्लस Q2 बाई 2 चार्ज हो जाएगा। ये आपको मैंने समझा के क्वेश्चन करके आपको बताया है, तो आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, ये तीसरा मेथड है। ये कहता है कि हम बिना टच किए हुए ही बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, मतलब वैसा मेथड जिसमें हम बिना फिजिकल कांटेक्ट के बॉडी को अगर हम चार्ज कर दें तो उस मेथड को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। ये कैसे होगा, अगर हम किसी अनचार्ज बॉडी के पास हम चार्ज बॉडी को लाएंगे तो ये अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव को। किसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव को। अगर हमने इसके साथ कांटेक्ट में इसको ला दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पे चला जाएगा, बी पर, तो बी पर गया। पॉजिटिव के कारण, रिपल्सन के कारण पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर। जब दोनों को हमने सेपरेट किया तो एक पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरे पर निगेटिव चार्ज हो गया, तो दोनों बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड है जिससे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अर्थिंग क्या होता है, Earthing is a process in which transfer of electrons takes place from Earth to the body or body to the Earth to neutralize the body। कहता है अर्थिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कैसे, या तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से बॉडी में आएगा या तो इलेक्ट्रॉन बॉडी से अर्थ में जाएगा। तो अर्थिंग क्या है, अर्थिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, बॉडी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कैसे, इलेक्ट्रॉन या तो बॉडी से अर्थ में जाएगा या अर्थ से इलेक्ट्रॉन बॉडी में आएगा, और ये कितना वोल्ट का हो जाएगा, 0 वोल्ट। मान लीजिए एक हमने बॉडी लिया, चार्ज बॉडी लिया, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हमने इसको अर्थ कर दिया। अगर हमने इसको अर्थ किया तो इलेक्ट्रॉन आएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इस सरफेस को। अगर ये सरफेस न्यूट्रलाइज हो गया तो इस पर केवल कौन सा चार्ज बच गया, निगेटिव, तो बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। बॉडी किसी भी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, तो कहता है लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करता है, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज कहता है a particle is moving with time, the mass of the particle changes but charge of the particle does not changes। अगर एक बॉडी चल रहा है तो मास उसका चेंज करता है मगर बॉडी का चार्ज चेंज नहीं करता है, बॉडी का चार्ज चेंज नहीं करता है। इसको बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, इनवेरिएंस, मतलब चार्ज वेरी करता है, चार्ज वेरी नहीं करता है, मास वेरी करता है। मास कैसे वेरी करता है, m इज इक्वल टू एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अगर मास की वेलोसिटी चेंज करेगी तो वेलोसिटी अगर चेंज करेगी तो मास भी चेंज करेगा मगर चार्ज चेंज नहीं करेगा। नेचर ऑफ एडिटिविटी क्या है, नेचर ऑफ एडिटिविटी कहता है कि अगर एक सिस्टम पर एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो हम सभी को ऐड कर देते हैं उसके नेचर के साथ। अगर एक सिस्टम पर एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो हम सभी को ऐड कर सकते हैं उसके नेचर के साथ। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव लेंगे। जैसे 1, -2, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, इतने चार्जेस हैं। अगर पूछा जाए कि इस पर टोटल चार्ज कितना होगा तो हम इन सभी को ऐड कर देंगे उसके नेचर के साथ। तो टोटल कितना चार्ज आ गया, यहाँ पे 1 कूलम आया। किसी एटम के पास प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास के बराबर होता है और न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, मतलब A माइनस Z। तो टोटल चार्ज किसके बराबर? जितना प्रोटॉन पे चार्ज है, जितना न्यूट्रॉन पे चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। यहाँ 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों पार्टिकल्स के चार्ज को लेंगे और ऐड कर देंगे। तो एक प्रोटॉन पर E चार्ज, तो Z प्रोटॉन पे कितना चार्ज? ZE। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? A माइनस Z। न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज? 0। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन के बराबर, मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? -E। तो Ze माइनस Ze, टोटल कितने चार्ज हो गए? 0। इसी तरह आप कह सकते हैं किसी भी एटम पर कितना चार्ज होता है? 0 चार्ज होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना आप बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज को आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चार्ज को हम नहीं बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल चार्ज का हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ अपोजिट इन नेचर। कहता है चार्ज पार्टिकल्स बन सकता है, मगर चार्ज पार्टिकल जब भी बनेगा तो एक जितना पॉजिटिव बनेगा उतना ही दूसरा नेगेटिव बनेगा, मतलब इक्वल अमाउंट में अपोजिट नेचर का बनेगा। जैसे H2O को हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो एक H प्लस बना, एक OH माइनस, जितना पॉजिटिव बना उतना ही नेगेटिव बना। अब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? कहता है कि किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज हो सकता है? तो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। टोटल कितना चार्ज हो सकता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उसके मल्टीपल में। कैसे? देखिए, एक एटम है उस पर 10 प्रोटॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा एटम है उस पर 20 प्रोटॉन्स है, 20 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर 20 प्रोटॉन्स तो 20 प्रोटॉन्स हैं, मगर यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन्स के बदले में 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ 10 प्रोटॉन के बदले में 10 प्रोटॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स दोनों एक दूसरे को बराबर कर लिया। एक प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव उतना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। यहाँ क्या बचा? 2 प्रोटॉन। यहाँ क्या बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक बॉडी पर +2 ही चार्ज हो गया, -2। अगर n इलेक्ट्रॉन्स जाता तो एक पर +n होता, दूसरे पर -n। तो किसी बॉडी पर कितना चार्ज हो सकता है? +-n। जहां n क्या है? कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो टोटल चार्ज किसी बॉडी पर कितना है? जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ उसके मल्टीपल। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा इंटीजर में होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन चला जाए, डेसिमल में इलेक्ट्रॉन चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो n का वैल्यू जब भी होगा तो इंटीजर होगा, इसलिए इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब n का वैल्यू हमेशा इंटीजर में होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। n का वैल्यू हमेशा इंटीजर में होगा, कभी भी फ्रैक्शन में। जैसे मैंने चेक करने के लिए दिया कि इतना चार्ज पॉसिबल है, कितना है? 0.4 पॉसिबल नहीं है। वही यहाँ पे, यहाँ कितना आ गया? -2 नेगेटिव। यहाँ ऊपर नेगेटिव लिया है तो नीचे भी नेगेटिव लेके हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 × 10⁻⁴ मतलब 20 हो गया। ये इंटीजर हो गया, ये पॉसिबल है, मगर ये डेसिमल में आया तो ये पॉसिबल नहीं है। इस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे, क्वेश्चंस देखिएगा। फिर देखिए इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा एपरेटस है जिससे हम बॉडी पता कर सकते हैं कि किसी बॉडी पर कितना चार्ज है, किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है। इट इज एन एपरेटस बाय विच वी कैन चेक दैट बॉडी इज चार्ज और अनचार्ज। इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है। इसमें होता क्या है
देखिए इसमें एक गोल्ड का लीफ लगा रहता है, गोल्ड का पत्थर है, ये कंडक्टर है। अब हमने अगर इससे कनेक्ट किया, किसी भी बॉडी को कनेक्ट किया इससे, अगर इस पर चार्ज है तो ये चार्ज कंडक्टर के थ्रू यहाँ आएगा, फिर ये कहाँ जाएगा, गोल्ड लीफ में जाएगा। अगर गोल्ड लीफ में जाएगा तो गोल्ड लीफ में क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ पर देखिए कर्सर के पास, यहाँ क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। अगर ये रिपेल कर गया एक दूसरे को, इसका मतलब इस बॉडी पर चार्ज था। अगर आपने इसको कनेक्ट किया, चार्ज नहीं आया, तो ये रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस के बीच में हमेशा क्या होता है, रिपल्सन। मतलब गोल्ड लीफ अगर रिपेल किया तो ये बॉडी चार्ज है, अगर गोल्ड लीफ रिपेल नहीं किया तो इसका मतलब ये बॉडी चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा एपरेटस है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्कोप इज एन apparatus by which we can check that body is charged or uncharged। इसके पास एक मेटल रॉड होता है जिसको वैक्यूम जार में रखते हैं और इसमें एक गोल्ड लीफ लगा रहता है। तो आपको समझ में आ रहा है रिवीजन क्लास में? आप एक बार खुद से पढ़ोगे, फिर हम रिवीजन करा रहे हैं, वो रिवीजन देखते रहोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। जो बातें आप भूल गए हैं वो भी आपको याद हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स लॉ याद आ रहा है? कूलम्ब्स लॉ में क्या बताया था आपको मैंने, कि ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को बताया था। क्या बोला था मैंने कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अगर आप इन दोनों को साथ में लिखते हैं तो Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड, चार्ज का हमेशा हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये फोर्स जो है वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, नेचर बस डायरेक्शन शो करता है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल्सन होगा। तो ये जो चार्ज है वो क्या बताएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं और चार्ज का जो नेचर है वो बताएगा कि अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। दोनों को हमने साथ में लिया, प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ हटाया तो यहाँ क्या हमने डाल दिया, क्या डाला हमने, इक्वल टू डाल। तो इक्वल टू अगर डालोगे तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, इक्वल टू डालोगे तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ कौन सा कांस्टेंट डाला है, k। तो k F इक्वल्स टू k Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये k किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब, जब चार्ज को हमने फ्री स्पेस में रखा है। मतलब फ्री स्पेस का मतलब होता है अगर चार्ज एयर में रखा हुआ है या वैक्यूम में रखा हुआ है। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ फोर्स लिख दिया है, फ्री स्पेस होगा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम। फ्री स्पेस का मतलब क्या हुआ, फ्री स्पेस का मतलब एयर या वैक्यूम। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 10 टू द पावर -12 यूनिट हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हमने वैल्यू डाला, इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये कैलकुलेशन कितना आया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। मतलब k का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स किसने बताया, कूलम्ब साहब ने। कूलम्ब साहब के अनुसार दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। अगर किसी दूसरे मीडियम की हम बात करें, अगर वाटर में रख दिया या किसी दूसरे मीडियम में रख दिया तो यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ एप्सिलॉन हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। मैंने दो चार्जेस के बीच में
इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ रख के कैलकुलेशन करके आपको समझाया था, आप ये देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो है वो किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को डिसाइड करता है। अगर ये वैल्यू एप्सिलॉन चेंज कर रहा है तो इसका मतलब फोर्स भी चेंज करेगा। मतलब ये एप्सिलॉन क्या डिसाइड कर रहा है? फोर्स को डिसाइड कर रहा है। दो सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस में अलग अलग मीडियम में डालोगे, फोर्स का वैल्यू अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन का वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो ये एप्सिलॉन क्या? दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को बता रहा है। दो चार्ज में के बीच में लगने वाले फोर्स को बता रहा है। एप्सिलॉन किसके बराबर होगा? 1/4 पाई एफ। एफ को हमने इधर भेज दिया, एप्सिलॉन को इधर भेज दिया। Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का यूनिट कूलम, इस चार्ज का यूनिट कूलम, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब कूलम इंटू कूलम, तो यहाँ कूलम स्क्वायर होगा, यहाँ कूलम स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज यहाँ से Q1 का डायमेंशन हमने लिखा 80, इस Q2 का डायमेंशन हमने लिखा 80। 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है। फोर्स का डायमेंशन हमने लिखा mlt-2। ये डिस्टेंस r स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, a स्क्वायर t स्क्वायर। l का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ml3 t का पावर -2। ये ऊपर जाएगा तो m का पावर 1 था, -1 हो जाएगा। l का पावर 3 था, -3 हो जाएगा। t का पावर -2 था, +2 हो जाएगा। m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4, a का पावर 2। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम, दो मीडियम को कंपेयर करने की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में? फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में क्या कहलाती है? रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन r इज इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन r क्या है यहाँ पे? रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन r को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको k से डिनोट करते हैं। अगर हमने किसी फोर्स, दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखा तो कितना फोर्स लगेगा? 1/4 पाई। इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। वही अगर हमने फ्री स्पेस में रखा तो यहाँ एप्सिलॉन की जगह पे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन r इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन। अब यहाँ पे f इज इक्वल टू 1/4 पाई। एप्सिलॉन के जगह पे हमने यहाँ क्या डाल दिया? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जगह अगर हम एप्सिलॉन r बाहर निकाल दें तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। किसके बराबर है? f नॉट। जब चार्ज को हमने फ्री स्पेस में रखा है तब जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है? f नॉट। अब f नॉट ये इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? f नॉट। F इज इक्वल टू f नॉट बाई एप्सिलॉन r। यहाँ F क्या है? दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जब हमने इसको किसी मीडियम में रखा है। F नॉट क्या है? दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जब हमने इसको फ्री स्पेस में रखा है। तो F बराबर F नॉट बाई एप्सिलॉन r को हम K भी लिख सकते हैं, तो K इधर चला जाएगा तो F नॉट बाई F। F नॉट क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस। F क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। अगर दो चार्जेस को हमने फ्री स्पेस में रखा, दो चार्जेस को अगर हम किसी मीडियम में रखा, उन दोनों का जो रेशियो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। इसको एप्सिलॉन r भी लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं। फ्री स्पेस,
फ्री स्पेस के लिए k का वैल्यू एफ नॉट बाई फ्री स्पेस एफ नॉट से एफ नॉट कट गया, k का वैल्यू कितना आ जाएगा। नॉन मेटल के लिए k इज ग्रेटर देन 1 और मेटल के सॉरी यहाँ k इज लेस देन 1 होगा और मेटल के लिए k इज इंफिनिटी सॉरी नॉन मेटल के लिए k इज ग्रेटर देन 1 और मेटल के लिए k इज इक्वल टू इंफिनिटी। अगर मेटल है तो k का वैल्यू इंफिनिटी होगा, एयर है तो k का वैल्यू 1 होगा और नॉन मेटल है तो k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये पूछ चुका है, बेसिकली मेटल के लिए पूछता है। तो मेटल के लिए क्या होता है k का वैल्यू, बोलो इंफिनिटी। फोर्सेस डिस्टेंस पे कुछ क्वेश्चन कराया था। अब कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में हम आते हैं। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, कहता है एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। Q1 पर फोर्स लग रहा है F12, Q2 पर फोर्स लग रहा है F21, ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2। अगर आप F12 निकालते हो तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। यहाँ पर R की जगह पे क्या है, BA स्क्वायर। तो ये क्या बता रहा है, वेक्टर, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बता रहा है किधर लग रहा है फोर्स, B से A की तरफ। हमने BA निकाला, BA कैसे निकलेगा, तो OB प्लस BA इज इक्वल टू OA। ये एक ट्रायंगुलर रूल है, एक साइड प्लस दूसरा साइड किसके बराबर, तीसरे साइड के। तो OB प्लस BA किसके बराबर, OA। तो BA को हमने इधर ले आया तो OA माइनस OB, OA है R1, OB है R2, R1 माइनस R2, इसको हम R12 लिख सकते हैं। उसी तरह हम अगर BA निकालें, AB निकालेंगे तो AB कितना हो जाएगा, R21। तो F21 हमने निकाला तो यहाँ R21 आ गया और F12 हमने निकाला तो यहाँ R12 आ गया। ये F12 है, ये F21 है। अगर दोनों फोर्सेस को हम कंपेयर करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, R12 का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर, R21 यूनिट वेक्टर। R12 का मैग्नीट्यूड मतलब 1 से 2 का डिस्टेंस और R21 का मैग्नीट्यूड मतलब 2 से 1 का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। मेरे से आपकी दूरी और आपसे मेरी दूरी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा मगर डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर हम आपकी तरफ कोई जा रहा है और कोई मेरी तरफ आ रहा है तो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट। अगर आप ईस्ट में हैं तो आपका डायरेक्शन ईस्ट, अगर तो हम किस में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन आपके वेस्ट में। तो दोनों फोर्सेस बराबर हैं, F12 F21 के बराबर है, मगर यहाँ पे R12 है, यहाँ R21 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। मतलब जितना 1 2 पे फोर्स लगा रहा है उतना ही 2 1 पे फोर्स लगा रहा है। ये कौन सा लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब जितना Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है उतना ही Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है। F12 किसके बराबर, माइनस F21 के बराबर। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ हो गया। तो कूलम्स वेक्टर फॉर्म किसको एक्सप्लेन करता है, कूलम्स थर्ड लॉ को। जितना 1 2 पे फोर्स लगाया उतना ही 2 1 पे फोर्स लगाया। अब है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस। अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो ये कूलम्स लॉ से कैलकुलेट नहीं हो सकता, इसके लिए लॉ ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अगर बहुत सारे फोर्सेस हैं और Q0 पे फोर्स निकालना है तो Q1 निकाल दो, Q2 के कारण फोर्स F2, Q3 का। अब इन सभी को ऐड कर दो, किस रूल से, वेक्टर के रूल से। मतलब Q1 Q0 पे कितना फोर्स लगा रहा है, Q2 Q0 पे कितना लगा रहा है। अब देखो Q1 और Q2 के बीच में ही फोर्स लग रहा होगा, उससे Q0 को कुछ लेना देना नहीं है। Q1 Q2 पर जो फोर्स लग रहा है उससे Q0 को कुछ लेना देना नहीं है। Q1 कितना लगा रहा है Q0 पे, Q2 कितना लगा रहा है, उन सभी को हम कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्शन के साथ उसको ऐड कर देंगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब कूलम्स लॉ से दो चार्जेस के ज्यादा से
फोर्स दो चार्जेस से अगर ज्यादा है तो कुलम्स लॉ को आप एप्लीकेबल नहीं मान सकते, वो कुलम्स लॉ से फोर्स नहीं निकाल सकते। इस केस में हम क्या यूज करते हैं, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स ऑन एनी चार्ज बाय द मल्टीपल चार्जेस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। इंडिविजुअल चार्जेस, अलग अलग चार्जेस जितना फोर्स लगा रहा है उन सभी को कैलकुलेट करो और किस लॉ से जोड़ दो, वेक्टर के लॉ से। Q1 Q3 पर कितना फोर्स लगा रहा है, मान लो F1, Q2 Q3 पर कितना फोर्स लगा रहा है F2। अब इन दोनों को ऐड करना है वेक्टर रूल से, तो दो फोर्सेस का वेक्टर रूल से आप ऐड करोगे तो रिजल्टेंट कितना होगा, R इज इक्वल टू A प्लस बी। तो R का मैग्नीट्यूड कितना होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो F1 और F2 का अगर रिजल्टेंट F है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो cos थीटा का अंडर रूट। ये इन दोनों के बीच में लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर दो से ज्यादा फोर्सेस है तो Q1 पर Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है, Q4 लगा रहा है। अब इन दोनों के बीच में कितना लग रहा है, इससे हमको Q1 को कोई मतलब नहीं, Q2 पर Q1 लगा रहा है, Q3 पर Q1 लगा रहा है, Q4 पर Q1 लगा रहा है, तो इन सभी से इसको मतलब है। तो Q2 Q1 पे F2 लगाया, इधर लगाया, Q4 F4 लगाया, मगर ये एक अलग डायरेक्शन में। अगर हम इसको x एक्सिस माने, इसको y एक्सिस माने, तो इन दोनों के बीच में है, इसको आप थीटा मान लो। ये क्या हो गया, F3 cos थीटा, ये क्या हो गया, F3 sin थीटा। x डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। y डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो नेट फोर्स कितना आ गया, Fx is equal to F2 plus F3 cos थीटा, Fy is equal to F4 plus F3 sin थीटा। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है इसलिए हमने इसको ऐड कर लिया। ये दोनों फोर्स भी सेम डायरेक्शन में है इसलिए इसको हमने ऐड कर लिया। नेट फोर्स कितना हो गया, रूट अंडर Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको हम ऐड कर लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो Q0 पे लगाना है तो Q1 लगा रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, Q3 लगा रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, Q2 लगा रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। अब ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, तो Fx बराबर F1 माइनस F3। y डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है बस F2। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, x डायरेक्शन के फोर्स का स्क्वायर y डायरेक्शन के फोर्स का स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमने इसको निकाल लिया। इस पे मैंने आपको प्रॉब्लम कराया है, ये आप देख सकते हैं। न्यूट्रल पॉइंट एक टॉपिक आपको मैंने बताया था कि किसी चार्ज को कहां रखा जाए कि उस पर नेट फोर्स जीरो लगे। किसी चार्ज को कहां रखा जाए कि उस पर नेट फोर्स जीरो लगे। तो इन दोनों के बीच में हमने Q0 चार्ज को रख दिया। ये फोर्स इस पर F1 लगा रहा है, ये फोर्स इस पर F2 लगा रहा है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब अगर ये दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहीं बीच में होगा। अगर ये अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, अगर ये Q1 और Q2 है तो इन दोनों के बाहर में होगा। अगर Q1 बड़ा है Q2 से, मैग्नीट्यूड देखते हैं, ये नहीं देखते कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर 2 है, ये -3 है, इसका मतलब Q2 बड़ा है। ये 2 है और ये -1 है, इसका मतलब ये 2 बड़ा है, -1। हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते। तो इसमें हमने देख रहा है कि Q2 छोटा है तो Q2 के बगल में न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे Q1 छोटा है, अगर Q1 छोटा है तो Q1 के बगल में न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। मतलब अगर लाइक चार्जेस हैं तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट, अगर लाइक चार्जेस नहीं है तो बाहर में न्यूट्रल पॉइंट होगा। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, दोनों चार्जेस के बाहर में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको आप बस कुछ नहीं करना है, दो चार्जेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आपने फोर्स निकाल लिया है यहाँ पे।
के का वैल्यू डाला, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू डाला, प्रोटॉन का वैल्यू डाला, आर स्क्वायर, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लिया। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम ई एम पी आर स्क्वायर। ये जी हो गया, ये एम ई हो गया, एम पी हो गया। ये हमने दोनों का रेशियो निकाला, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। एफ ई बाई एफ जी का वैल्यू कितना आया है, तो एफ जी इधर चला गया। देखिए एफ जी में हम कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2.27 10 टू दी पावर 39, मतलब एफ जी से इतना से मल्टीप्लाई कर इतना टाइम्स बढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बहुत बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें m1 इंटू m2, इसमें q1 इंटू q2, इसमें कांस्टेंट, इसमें भी एक कांस्टेंट। डिफरेंसेस ये हैं कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों है। कुछ डिसिमिलरिटीज मैंने बताई हैं आपको, कुछ सिमिलरिटीज आपको बताई हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव while electrostatic may be attractive or repulsive. Gravitational force does not depends upon the nature of the medium. मीडियम किसी भी मीडियम में रखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स वही लगेगा, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। बोथ फोर्स वैक्यूम बोथ फोर्स कैन एक्ट इन वैक्यूम, दोनों फोर्स वैक्यूम में लग सकता है। कंजर्वेटिव नेचर को, कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सेंट्रल फोर्स है, दोनों को मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग लगता है। अट्रैक्टिव है तो अंदर की तरफ, रिपल्सिव है तो बाहर की तरफ। दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस और चार्जेस। यहाँ पे मासेस हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ चार्जेस है। तो ये कंपैरिजन हमने किया है। फिर आपको न्यूट्रल पॉइंट पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको कराए थे, तो प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं। दिक्कत है तो प्रॉब्लम्स पे एक अलग हम लोग वीडियो बनाएंगे, प्रॉब्लम्स पे हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। और सेकंड वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इसलिए हमने सेकंड वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद रिवीजन करेंगे। चलिए, थैंक यू। आप लोगों को उसको अभी समझ में आया होगा। हमने शुरू से क्या रिवीजन किया, शुरू से हमने रिवीजन किया, चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, चार्ज कैसे चार्जिंग होता है, चार्जिंग का मेथड पढ़ा हमने, 3 मेथड्स पढ़े। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो इम्पोर्टेंट है ये पढ़ा। फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे प्रॉब्लम्स हैं कुछ, वो हमने किया। फिर हमने इसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा। फिर कुलम्ब्स लॉ पढ़ा, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हमने एक्सप्लेन किया। और फिर ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पढ़ा, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, किसी मीडियम की परमिटिविटी दूसरे के रिस्पेक्ट में, फोर्स को रिलेट किया हमने। फिर दो से ज़्यादा चार्जेस के बीच में कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा। फिर दो से ज़्यादा चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हमने देखा, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, दो फोर्सेज रहे तब कैसे कैलकुलेट होता है, दो से ज़्यादा फोर्सेज हैं तो एफ एक्स और एफ वाई निकालते हैं, ये हमने किया। फिर न्यूट्रल पॉइंट कैसे होता है, लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो बीच में होगा, पॉजिटिव निगेटिव है तो जो दोनों सबसे कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उसके बगल में होगा। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए, ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, में उसकी सिमिलरिटीज़ देखी, उसके और डिसिमिलरिटीज़ देखी, उनके बीच में क्या है। और फिर हम आगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। चलिए, थैंक यू। फिर आगे का वीडियो